गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी। चैप्टर नंबर 5, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। चैप्टर नंबर 5वां कौन सा है? वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा? वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। वंशागति और विविधता का सिद्धांत कह दो या वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, ये चैप्टर है। 5वां चैप्टर है ये। अब इसमें जो सेकंड जो चैप्टर था तुम्हारा, सेकंड चैप्टर में अपना चल ही रहा है उस पर लाइव क्लास पर, उसमें नोट्स लिखवा ही रहा हूँ। और जो नेक्स्ट क्लास है अपनी चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से यूट्यूब के पेज के हिसाब से इसको कर लेना। ठीक है, तो इसमें वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत में हम सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी या आनुवांशिकता। आनुवांशिकता या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेरिडिटी। की छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आ जाती है। तो आनुवांशिकता क्या है कि जैसे कोई भी जनक है, कौन है? जनक, और ये संतति है, और जनक से संतति में जो भी लक्षण आ रहे हैं उनका स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। जनकों से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। तो यही डाल दो आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता क्या हो गया? जनक से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। एक होता है शब्द विभिन्नताएं। कौन सा? विभिन्नताएं, या इसको कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन वेरिएशन विभिन्नता का मतलब है एक ही जाति के, एक ही जाति है, उनके सदस्यों में पाई जाने वाली भिन्नता। जैसे मानव, मनुष्य की बात करें, मानव की बात करें, एक ही जाति है होमोसेपियंस। कौन सी जाति है? होमोसेपियंस। लेकिन सभी में भिन्न 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 है। किसी की नाक लंबी है तो किसी के कान लंबे हैं, तो किसी कान छोटे हैं, किसी की आंखें भूरी हैं तो किसी की आंखें काली हैं, किसी के बाल सफेद हैं तो किसी के बाल ब्लैक हैं, और किसी की हाइट ज्यादा है तो किसी की कम है। तो वो एक तरह से यूँ कह सकते हैं एक ही जाति है, लेकिन एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? विभिन्नता की। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे देखा होगा, गाय है, बहुत तरह तरह की होती हैं, एक जैसी तो होती हैं, है जाति, मतलब गाय एक है, एक तरह से हम कह सकते हैं एक जाति है ये। जैसे मानव के होमोसेपियंस है, गाय की भी है, तो ये, लेकिन सब में भिन्नता मिलेगी कुछ ना कुछ, तो इनको क्या कहेंगे? भिन्नता। तो एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? विभिन्नताएं। एक शब्द आता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, या इसको कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। तो आनुवांशिकी किसे कहेंगे? कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। आनुवांशिकता मतलब जनक से संतति में जो लक्षण आए उनका स्थानांतरण कैसे हुआ, उनका जो स्थानांतरण हुआ है वो, और एक ही जाति में जो भिन्नताएं आ रही हैं वो, उन दोनों को मिला दें तो एक क्या बन जाती है? आनुवांशिकी। तो विज्ञान की वह शाखा
जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। ठीक है ना, तो ये तीनों परिभाषा क्लियर। आनुवांशिकता जनक से संतति में लक्षणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। विभिन्नताएं एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली भिन्नता, एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता एवं विभिन्नता दोनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी जो शब्द था, आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू बैटसन ने 1905 में किया था। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1905 में किसने प्रतिपादित किया था, डब्ल्यू बैटसन। आनुवांशिकी जो शब्द है सबसे पहले जो प्रयोग किया था 1905 में, किसने किया था, डब्ल्यू बैटसन ने। आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल को माना जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जोहन मेंडल। तो ये आनुवांशिकी का जनक हो गया। एक और होती है आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, जो मॉडर्न चल रही है उसका जनक कौन है, आधुनिक आनुवांशिकी, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक डब्ल्यू बैटसन को कहा जाता है। आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, 1905 में डब्ल्यू बैटसन ने दिया था। आनुवांशिकी का जनक कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल है। ठीक है ना, और आधुनिक आनुवांशिकी जो है उसका जनक कौन है, डब्ल्यू बैटसन। कौन है, डब्ल्यू बैटसन। ठीक है, अब जो ये आनुवांशिकी का जो जनक है ग्रेगर जोहन मेंडल, तो इसमें मेंडल का क्या है, थोड़ा सा जीवन परिचय है कि कब इसका जन्म हुआ है और कब इसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो अब लिखना क्या है, आनुवांशिकता की सबसे पहले परिभाषा लिखी सभी ने, जनक से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आनुवांशिकता। विभिन्नता एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली विभिन्नता को विभिन्नता कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता व विभिन्नता दोनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी शब्द सबसे पहले डब्ल्यू बैटसन ने 1905 में क्या किया था, प्रतिपादित किया था। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल, और उसके बाद में क्या लिखना है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक डब्ल्यू बैटसन को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है तुम्हें, मेंडल का जीवन परिचय। किसका, मेंडल का। मेंडल का जीवन परिचय। देखो, तो मेंडल था, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को, 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजेंडॉर्फ, ऑस्ट्रेलिया के हेंजेंडॉर्फ के सिलिसिया गांव में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के हेंजेंडॉर्फ के गांव कौन सा था, सिलिसिया, सिलिसिया गांव में हुआ था। जो इनकी मृत्यु थी हो गई 6 जनवरी 1884 को। कब हो गई थी,
6 जनवरी 1884 को मृत्यु हुई थी। मेंडल का जो कार्य किया था वो मीठी मटर, कौन सी मटर, मीठी मटर, या इसको कह सकते हो उद्यान मटर, पाइसम सेटाइवम, उद्यान मटर किस प्रकार किया था, पाइसम सेटाइवम पर। ठीक है ना। तो ये मेंडल का क्या है, जीवन परिचय। तो मेंडल का जीवन परिचय क्या है कि मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रेलिया के हिंडनबर्ग के सिलिसिया गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हो गई थी। मेंडल ने उद्यान मटर या पाइसम सेटाइवम पर क्या किया था, कार्य किया था। इन्होंने 34 किस्मों का चयन किया, जिनमें से 22 पर कार्य किया और 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। कार्य तो किया पूरा, लेकिन स्टडी जो मेन रूप से पूरी रूप से की थी वो 7 जोड़ी विपर्यासी मतलब 7 जोड़ी लक्षणों पर की थी। ठीक है। तो ये एक तरह से मेंडल की क्या है, वंशागति है। आगे देखो, यहां तक क्लियर हो गया सबका। कितने का किस्मों का चयन किया था, 34। कितने पर कार्य किया, 22। और एक तरह से यूं कह सकते हैं कि 7 विपर्यासी लक्षणों पर क्या किया था, उसने पूरा अध्ययन किया था, स्टडी की थी। ठीक है ना। आगे देखो, आगे देखो, जो मेंडल के जो 7 जोड़ी जिन लक्षणों का अध्ययन किया था वो कौन कौन से लक्षण थे, विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी मतलब लक्षण एक ही है लेकिन गुण एक है, लेकिन उनमें मतलब एक तरह गुण एक है लेकिन उनमें क्या है, भिन्नता है। तो मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए या मेंडल द्वारा अध्ययन किए विपर्यासी लक्षण। मेंडल द्वारा अध्ययन किए विपर्यासी लक्षण। तो मेंडल द्वारा 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, वो कितने थे, 7। एक तो था जैसे, एक तो लक्षण हो गया, कौन सा लक्षण है, एक हो गया प्रभावी और एक कौन सा हो गया, अप्रभावी। तो एक तो हो गया पादप की लंबाई, मटर के लिए पादप की लंबाई, एक तो लंबा और एक कौन सा हो गया, बौना। ठीक है। एक हो गया पुष्प की स्थिति, एक तो होती है कौन सी, कक्षीय, और एक होती है कौन सी, अप्रस्थ। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग एक तो कौन सा होता है, बैंगनी, और एक कौन सा होता है, सफेद। ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में फली का आकार, तो फूली हुई या चप्पी कह सकते हो, फ्लैट। एक होती है कौन सी, संकीर्णित। फली का रंग हरा प्रभावी होता है, पीला
इसके बाद आता है बीज की आकृति या आकार। बीज का आकार कैसा होगा? गोल। ये कौन सा होगा? झुर्रीदार। एक हो जाएगा बीज का रंग, एक तो होगा पीला, और एक कौन सा हो जाएगा? हरा। तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपर्यासी लक्षण जो हैं कितने हैं? 7 जोड़ी। इनमें देखो लक्षण है पादप की लंबाई। जो मटर का उद्यान मटर थी पाइसम सेटाइवम, उसकी पादप की जो लंबाई है, लंबाई में तो लंबे होंगे और एक बड़े होंगे, टाल और डार्क हो गए। पुष्प की स्थिति कक्षीय एक्सिलरी हो गई और एक टर्मिनल हो गई। कक्षीय और एक अग्रस्त। कक्षीय मतलब कक्षाओं शाखाओं में, अग्रस्त मतलब आगे। पुष्प का रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी, और एक कैसा हो जाएगा? सफेद। एक फली का आकार, फूली हुई, और एक संपीड़ित। फली का रंग हरा और पीला। बीज की आकृति गोल झुर्रीदार। बीज का रंग पीला और हरा। तो वे लक्षण जो अपना प्रभाव प्रकट करते हैं वो प्रभावी, और जो छिपे हुए होते हैं वो अपना लक्षण प्रकट नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी। तो इस तरह से कितने जोड़ी लक्षण हो गए? 7। कितने हो गए? 7। ठीक है। तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए थे विपर्यासी लक्षण कितने थे? 7 जोड़ी। ठीक है ना। अब जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी, और जो छिपे होते हैं वो अप्रभावी। तो इसमें ये दोनों ये लक्षण हो गए। पादप की लंबाई, इसको लिख सकते हो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपर्यासी लक्षण। लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग। अब एक इसमें यूं कह सकते हैं कि एक तरह से क्या है ये? प्रभावी और अप्रभावी। आगे देखो, अब इसमें से जैसे एक लक्षण लिया, गुण एक है या लक्षण एक है और रूप 2 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एलील। एक शब्द और आता है एलील, या इसको बोलते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी या एलील। गुण 1, रूप कितने हो गए? 2। पादप की लंबाई गुण 1 हुआ, रूप कितने हो गए? 2, लंबा और बौना। तो ये एलील हो गए या युग्म विकल्पी। तो एक ही गुण के 2 रूप, एक ही गुण के कितने रूप? 2 रूप क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील। ठीक है ना। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे इसमें एक संकर संकरण। नियम भी हैं, लेकिन एक संकर संकरण को समझाता हूं पहले। या एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति में देखो, एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब एक संकर संकरण में क्या है कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले लेंगे। जैसे इसको सबसे पहले बात करते हैं जनक। जनक के जो लक्षण होंगे, एक तो हमने ले लिया जैसे लंबा, और एक ले लिया लक्षण कौन सा? बौना। पेरेंटल पीढ़ी के लिए लिया है, तो इसके लिए युग्मक क्या ले लेंगे? कैपिटल टी कैपिटल टी। इसके लिए स्मॉल टी स्मॉल टी। टाल और इसका अप्रभावी को हमेशा उसी के छोटे रूप में लिख देते हैं। जो इसके युग्मक हैं ये जनक के हो गए। अब इससे क्या बनाने हैं अपने को? युग्मक। क्या बनाने हैं? युग्मक। एक कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब युग्मक बन गए तो पीढ़ी प्राप्त कौन सी होगी? F1 पीढ़ी या प्रथम संतति। ठीक है। इसका क्रॉस इससे करवा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे करवाओगे जब भी यही प्राप्त होगा, इसका इससे करवाओगे जब भी यही प्राप्त होगा, इसका इससे करवाओगे जब भी यही प्राप्त होगा। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों युग्मक समान नहीं है, अलग अलग हैं, तो इसको विषम युग्मजी प्राप्त हुई।
F1 पीढ़ी कैसे प्राप्त होती है? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी तो होगी, लेकिन लंबापन तो प्रभावी लक्षण है और ये बौना है, तो प्रभावी लक्षण अप्रभावी पर क्या होता है? प्रभावी होता है। प्रभावी लक्षण क्या है? अपना प्रभावता दर्शाता है। तो ये कैसे हो जाएगा? अलग अलग हो गए, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? अशुद्ध। दोनों अलग अलग हैं तो अशुद्ध हो गए। और लंबा और बौना, तो लंबा है और बौना है, तो लंबा किस पर प्रभावी होगा? बौने पर रहेगा। ठीक है ना? आगे देखो, ये तो F1 पीढ़ी हो गई। इसके बाद कौन सी पीढ़ी होगी? F2। कौन सी पीढ़ी? F2। इसके नेक्स्ट है ये, इसमें स्वयं निषेचन या स्वयं परागण, इसी का इसी से। ठीक है? F2 पीढ़ी में हम बना सकते हैं चेकर बोर्ड। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इसका इसी से। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे करवाओगे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसका इससे करवाओगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका इससे करवाओगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसका इससे करवाओगे तो स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है? तो ये F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। ये युग्मक होते हैं दोनों, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, ये इस तरह के युग्मक होते हैं समयुग्मजी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरह के होते हैं विषम युग्मजी। तो F2 पीढ़ी में क्या होता है? एक तो होता है लक्षण प्रारूप, और एक होता है जीन प्रारूप, या इसको कहते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशो। एक होता है जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो इसमें देखो, ये दोनों एक जैसे हैं तो शुद्ध हो गए। तो उससे पहले हमको फिनोटाइप और ये निकालने से पहले अपने को क्या करना है? थोड़ा सा इनके बारे में लिखना है। ये कैसे हैं? शुद्ध दोनों। कैपिटल टी है तो शुद्ध लंबा कितने? एक। इसके बाद दूसरे नंबर पाओ, दोनों अलग अलग हैं। अशुद्ध लंबे कितने हो गए? दो। दोनों एक जैसे हैं। शुद्ध बौने कितने हो गए? एक। तो अशुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। अब देखो, ये बौने और ये क्या है कि एक है नियम प्रभावता का नियम। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो छिपे हुए होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? प्रभावता। प्रभावी लक्षण होने की वजह से इसको कहते हैं प्रभावता का नियम। ठीक है? तो अब लक्षण प्रारूप में देखो, वे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हो तो उन्हें क्या कहेंगे? लक्षण प्रारूप। और वे लक्षण जो बाहर से दिखाई नहीं देते, तो जीनों की वजह से होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? जीन प्रारूप। जैसे बाहर से किसी का क्या पता लगता है कि ये बेईमान है या ईमानदार है, तो एक तरह से वो उसका क्या हुआ? लक्षण प्रारूप हो गया। बाहर से कोई पता नहीं लग रहा, सिर्फ ये लग रहा है हाँ ये ईमानदार है या बेईमान है, जो भी बाहर से। लेकिन अंदर से जीन उसका क्या है? बेईमानी का है, या फिर एक तरह से कैसा है? ईमानदारी का है। तो वे लक्षण जो बाहर से दिखते हैं तो लंबे लंबे, देखो शुद्ध अशुद्ध का पता नहीं लगेगा, मतलब बेईमान ईमानदार का पता नहीं लगेगा। लंबे कितने हैं? 3। बौने कितने हैं? 1। जीनोटाइप में शुद्ध अशुद्ध हुए तो वो जीन की वजह से हुए, तो उनका जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:1। तो ये हो जाएगी कौन सी पीढ़ी? F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप, या इसको फिनोटाइप, और एक जीन प्रारूप, जीनोटाइप। ठीक है? तो एक संकर संकरण की देखो, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में क्या किया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण क्रॉस करा रहे हैं, तो एक जनक के रूप में कौन से लक्षण ले लिए? एक तो लंबा ले लिया और एक बौना ले लिया। लंबे और बौने के लेने के बाद में इनसे F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, प्रथम संतति प्राप्त होगी जो विषम युग्मजी होती है, उसमें अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। फिर इसमें स्वयं निषेचन या स्वयं परागण होता है। इसके बाद F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। F2 पीढ़ी में क्या होता है? शुद्ध लंबे 1, अशुद्ध लंबे 2 और शुद्ध बौने 1।
तो इस तरह से इनका लक्षण प्रारूप अनुपात कितना हो जाता है 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात कितना आ जाता है 1:2:1। तो ये तो हो जाता है एक संकर संकरण। ये सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको डायग्राम को बना लें, बना लो। विभिन्नता ठीक है। तो एक संकर संकरण तो ये हो गया। आगे देखो, एक होता है प्रभावता का नियम, एक होता है बी संयोजन का नियम। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में दोनों युग्मक साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते, मतलब मिक्स नहीं होते। अगली पीढ़ी में अपने अपने क्या करते हैं, वो युग्मक अपने अपने क्या करते हैं, प्रभाव प्रकट कर रहे हैं। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, बी संयोजन। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, बी का मतलब अलग अलग, मतलब जुड़े हुए लेकिन एक दूसरे युग्मक मिक्स संदूषित नहीं हुए। अपने अपने युग्मक अपना अपना काम कैसे करते हैं, अपने एक तरह से हम कह सकते हैं अपने स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो इसकी बी संयोजन का नियम कैसे होगा, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में दोनों युग्मक साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या बी संयोजन का नियम कहते हैं, क्योंकि अगली पीढ़ी में जैसे जाते हैं तो प्रत्येक युग्मक अपने आप में क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है। और एक और है स्वतंत्र अवयवों का नियम। जब दो या दो से अधिक या द्विसंकर संकरण में त्रिसंकर संकरण पर आधारित है ये। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में जो लक्षण क्या होते हैं, F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी कौन सी प्राप्त होती है, F2 पीढ़ी में प्रत्येक युग्मक अपने आप में कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, तो किसी के साथ में भी जोड़ा बना सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अवयवों का नियम। ठीक है। तो एक संकर संकरण क्लियर। नेक्स्ट देखो, दो लिंग की वंशागति या द्विसंकर संकरण। कौन सा, द्विसंकर संकरण। ठीक है। तो इसमें हम लक्षण ले लेते हैं। तो बीज का आकार प्रभावी, तो बीज का आकार कैसा है, गोल। वह बीज का रंग, ये दो लक्षण दिए हैं, बीज का आकार व बीज का रंग। तो बीज का आकार है ना, तो इसमें देखो ये तो लक्षण हो गया जनक के लिए। तो इसमें देखो बीज का आकार गोल, गोल लक्षण हो गया। वह पीला, बीज का रंग कैसा है, पीला। इधर झुर्रीदार, बीज का आकार कैसा है, झुर्रीदार। वह गोल, दो लक्षण लेने थे, आकार ले लिया और रंग ले लिया। वहां एक लिया था, तो गोल के लिए राउंड और येलो के लिए पीले या येलो के लिए व्हाइट। इसको स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। अब देखो ये जनक या पेरेंटल पीढ़ी है ये, तो इसको पी से शो कर देंगे। अब क्या बनेंगे, युग्मक, क्या बनेंगे, युग्मक या गेमेट्स जी। तो इसका क्या बन जाएगा, एक तो आर वाई, एक क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां तक किसी को दिक्कत। अब क्या करना है, कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F1। तो इसका क्रॉस हम किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है, इसमें देखो ये युग्मक, ये युग्मक, ये युग्मक, ये युग्मक,
एफ1 पीढ़ी में प्राप्त हो गई। ये तो हो गया अशुद्ध, ये इस पे प्रभावी है, तो आर के लिए गोल व अशुद्ध पीला, ठीक है, अशुद्ध गोल व अशुद्ध पीला। तो ये लक्षण हो गए। अब देखो ये युग्मक साथ साथ रहते हुए हैं, लेकिन अगली पीढ़ी में जैसे जाएंगे तो प्रत्येक युग्मक अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो किसी के साथ में भी जोड़ा बना लेता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभियुग्म का नियम। तो त्रिसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण पर आधारित होता है ये। आगे देखो, आगे एफ1 पीढ़ी हो गई। एफ1 पीढ़ी होने के बाद इसमें स्वैर परागण या स्वैर निषेचन, ठीक है। देखो इसको स्वैर परागण या स्वैर निषेचन होने से पहले इसके क्या हमको युग्मक बनाना है F2 पीढ़ी के लिए। तो F2 पीढ़ी के लिए युग्मक बनाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस ऐसे करवाओगे तो क्या हो जाएगा आर वाई। इसका ऐसे करवाओगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका ऐसे करवाओगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका ऐसे करवाओगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये चार युग्मक प्राप्त होंगे। अब F2 पीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो F2 पीढ़ी कौन सी पीढ़ी, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के लिए क्या वही चेकर बोर्ड बनाना है अपने को। कितने बनेंगे इसमें 16। कोनेट वर्ग आरेख कह देते हैं, चेकर बोर्ड भी बोल देते हैं इसको, कोनेट आरेख, ठीक है। ये अब देखो ये युग्मक हमको जो तो जमाने, ये नर के लिए और ये मादा के लिए। स्वैर निषेचन होगा तो इसको यूं कितना जमा दो आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरह से इनको जमा दो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इससे करवाओगे तो आर आर वाई वाई। इसका इससे करवाओगे आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आर आर वाई वाई। इसका देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद देखो इसका क्रॉस इससे करवाओगे तो आर आर वाई वाई। इसका इससे आर आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। आगे देखो इसका क्रॉस इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका आगे देखो इसका क्रॉस इससे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई। अगला इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। अब F2 पीढ़ी प्राप्त होने के बाद में हम इसके निकालेंगे क्या, लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। लेकिन उससे पहले तो हमें इनके लक्षण देखने क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं। आर आर वाई वाई, ध्यान से समझना, आर आर वाई वाई। तो आर गोल के लिए तो दोनों एक जैसे हैं, तो नंबर 1 डाल दो। तो नंबर 1 शुद्ध क्या हो जाएंगे, शुद्ध गोल। वे दोनों भाई समान है तो ये भी शुद्ध क्या हो जाएंगे, पीले, शुद्ध पीला। ऐसे इसमें एक ही होंगे, देखो इस तरह की युग्मक, तो एक लिख दिया। नंबर 2 डाल दो। ये देखो दोनों आर आ रहे हैं तो शुद्ध हो गया, वे समान है तो शुद्ध गोल। वे अशुद्ध, दोनों अलग अलग हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है तो प्रभावी को लिखा जाता है। तो ये कितने हो जाएंगे, 2। तो 2 नंबर डाल दो। ये और ये सेम है ऐसी। तीसरे नंबर पर आ जाओ।
ये हो जाएगा अशुद्ध, अशुद्ध गोल व शुद्ध पीला। ये भी कितने हो जाएंगे? 2। ये और ये 3 नंबर डाल दो इस पर। चौथा ये डालो 4। दोनों आर अलग हैं तो ये हो जाएगा अशुद्ध, प्रभावी को लिखा जाता है अशुद्ध गोल व अशुद्ध क्या हो जाएगा? पीला। अब देखो ये और ये चारों एक जैसे हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। आया यहाँ तक समझ में? आगे देखो, मजे से पढ़ो। नंबर इसका आया 5वां। दोनों आर समान है, शुद्ध क्या हो जाएंगे? गोल व शुद्ध स्मॉल वाई हरे के लिए तो शुद्ध हरा कितने? 1। ऐसा एक ही है। 6 पे आ जाओ। ये हो जाएगा अशुद्ध, इसको क्रम से लिखते जाना है ना। अशुद्ध गोल व शुद्ध हरा, ये और ये 6 नंबर डाल दो। दोनों एक ही जैसे हैं तो 2 हो गए ऐसे। ये का 9 पाओ तो यहाँ 7 नंबर डालो। दोनों आर समान है तो ये हो गया शुद्ध स्मॉल आर क्या है? झुर्रीदार। तो शुद्ध झुर्रीदार, शुद्ध झुर्रीदार व शुद्ध, दोनों भाई हैं तो शुद्ध पीला कितने हो जाएंगे? 1। ये भी ऐसा ही है ना, तो ये एक ही है। अब नंबर डाल दो 8। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध स्मॉल आर किसके लिए लिया है? झुर्रीदार। तो शुद्ध झुर्रीदार व अशुद्ध, दोनों अलग अलग हैं, पीला कितने हो गए? 2। तो 8 नंबर डाल दो। अब एक और बचा है लास्ट, 9वां नंबर डाल देंगे इस पे। इसको यहीं लिख देता हूँ। ये हो गया शुद्ध झुर्रीदार व शुद्ध हरा कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरह से, है ना। देखो अब लक्षण प्रारूप, वे लक्षण जो बाहर से दिखते हो सीधे तो उसको लक्षण प्रारूप क्या देंगे? तो देखो गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल हरा। तो गोल पीले बाहर से दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब कितने? 9। तो 9। फिर आएगा गोल हरा, ये कितने हो गए? 3। झुर्रीदार पीला कितने हो गए? 3। और ये क्या हो गया? झुर्रीदार हरा 1। तो लक्षण प्रारूप, वे लक्षण जो बाहर से दिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। और जीन प्रारूप अनुपात जो आ रहा है, कौन सा? जीन प्रारूप या जीनोटाइप, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये यहाँ पे इतना जमा दो तो ये आ जाएगा जीन प्रारूप। क्या आ जाएगा? जीन प्रारूप। और ये क्या आ जाएगा? लक्षण प्रारूप। क्या आ जाएगा? लक्षण प्रारूप। ठीक है, तो ये जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। तो जीन प्रारूप ये ना, और ये लक्षण प्रारूप का किसका? द्विसंकर संकरण। अब इसको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और मैं एक आध एग्जांपल और बता दूंगा इसी का क्रॉस करके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू।